माता की जय। भारत माता की जय। मिस्टर मेटे फेडरेशन डेनमार्क के हमारे मित्रगण और वतन की मिट्टी की खुशबू को मन में बसाए मेरे प्यारे भारतीय भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं डेनमार्क के प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने इतना समय अवधि दिया। 2 नंबर कम है। मुझे मालूम है कि उन्हें अगले काम के लिए, कार्यक्रम के लिए बीच में से निकलना पड़ेगा। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप संकोच मत कीजिए। अगर मेरा थोड़ा लंबा चल जाए आपको निकलना है तो बिना संकोच जरूर निकल सकते हैं। आप लोगों ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री जी का और मेरा यहां जो भव्य स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। आज प्रधानमंत्री फेडरेशन का यहां होना इस बात का प्रमाण है कि भारतीयों के प्रति उनके दिल में कितना प्यार और सम्मान है। मैं उन्हें इस कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए, यहां रूबरू आने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, कोरोना के कारण बहुत समय तक सभी की लाइफ एक तरह से वर्चुअल मोड में ही चल रही थी। अब ऑनलाइन से हमें ऑफलाइन जाना है, और हकीकत ये भी है कि ऑफलाइन ही लाइफलाइन है। पिछले साल जैसे ही आवाजाही मुमकिन हुई तो प्रधानमंत्री फेडरेशन पहली हेड ऑफ द गवर्नमेंट थी जिनका हमें भारत में स्वागत करने का अवसर मिला था। ये भारत और डेनमार्क के मजबूत होते संबंधों को दिखाता है। और खास बात यह है कि हमारी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रधानमंत्री फेडरेशन की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और उनकी वैल्यूज से गाइडेड है। आज उनके साथ मेरी जो चर्चा हुई है, उससे दोनों देशों के संबंधों को नई ताकत मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। यहां आपसे बातचीत के बाद मैं हर मैजेस्टी क्वीन ऑफ डेनमार्क से मिलने जाऊंगा। कल नॉर्डिक इंडिया समिट में नई संभावनाओं की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। मुझे खुशी है कि पूरे नॉर्डिक रीजन के साथ भी भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं। साथियों, दुनिया भर में फैले भारतीय डायस्पोरा को अगर मिला लिया जाए तो उनकी संख्या कई देशों की आबादी से अधिक होगी। उनका पहनावा, खान पान भले ही अलग अलग हो, लेकिन हमारी सोशल हार्मनी, वननेस
और को एग्जिस्टेंस की जो वैल्यूज सभी भारतीयों में एक समान है और यही हमारी ताकत है। और जिनकी रूट्स किसी भी तरह मां भारती से जुड़ी हैं, वे स्वाभाविक तरह से लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ के प्रति सम्मान रखते ही हैं। एक भारतीय दुनिया में कहीं भी जाए, वो अपनी कर्मभूमि के लिए, उस देश के लिए पूरी ईमानदारी से कंट्रीब्यूट करता है। अनेक बार जब मेरी वर्ल्ड लीडर से मुलाकात होती है, तो अपने देशों में बसे भारतीय समुदाय की उपलब्धियों के बारे में मुझे बड़े गर्व से बताते हैं। वे इंडियन कम्युनिटी के परिश्रम और शांतिपूर्ण नेचर की सराहना करते थकते नहीं हैं। और इसके लिए धन्यवाद का हकदार मैं नहीं, आप सब हैं। आप लोगों का व्यवहार, आप लोगों के संस्कार, ये उसके मूल में है। और इसलिए मैं सबसे पहले ये जो बधाइयां मुझे मिलती हैं, वो सारी आपको समर्पित करता हूं। इंक्लूसिवनेस और कल्चरल डाइवर्सिटी, विविधता, विशेषता भारतीय समुदाय की ऐसी शक्ति है जो हम सबको प्रतिपल जीवंतता का एहसास कराती है। हजारों वर्षों के कालखंड ने इन वैल्यूज को हमारे भीतर विकसित किया है। आप यहां डेनमार्क में ही देखिए, भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहां आए हैं, बसे हैं। कोई तेलुगु बोलता है, कोई पंजाबी, कोई बांग्ला आणि कोई मराठी आणि કેટલા કેમ છો गुजराती। तो कोई तमिल वणक्कम से शुरू करता है, तो कोई मलयाली, कोई उड़िया जय जगन्नाथ, कोई कन्नड़ा, तो कोई असमिया। भाषा कोई भी हो, लेकिन भाषा अनेक, भाव एक। भाषा कोई भी हो, लेकिन हम सभी के संस्कार भारतीय ही है। हमारी खाने की थाली बदल जाती है, टेस्ट बदल जाता है, लेकिन स्नेह से बार बार आग्रह करने का भारतीय तरीका कभी नहीं बदलता है। और हमें मालूम है कुछ लोगों को तो आग्रह करने का ऐसा स्वभाव होता है
कि नमक के लिए भी कर देते हैं। हम राष्ट्र रक्षा के लिए मिलकर खड़े होते हैं, राष्ट्र निर्माण में मिलकर जुटते हैं। भारतीयता सबका साथ, सबका और सबका। अब देखिए घर घर बात पहुंच चुकी है और डेनमार्क में भी गूंज रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इसी से समृद्धि होती है। और साथियों, वसुधैव कुटुंबकम यानी वन वर्ल्ड, पूरा विश्व एक परिवार, हमारा ये कंसेप्ट व्यापार कारोबार की अवधारणा से भी बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है, बहुत गहरा है, हिमालय से भी ऊंचा है। हमारी वन वर्ल्ड की अवधारणा अपनत्व पर, बंधुत्व पर, संवेदनशीलता पर, सम्मान पर टिकी है। 21वीं सदी का भारत भी नए ग्लोबल ऑर्डर के लिए इसी विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज भारत जो कुछ भी हासिल कर रहा है, वो उपलब्धि सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि वो करीब 1/5 ह्यूमैनिटी की उपलब्धि है। कल्पना कीजिए कि अगर भारत में हम वैक्सीनेशन को हर परिवार तक नहीं पहुंचा पाते तो उसका दुनिया पर क्या असर होता। अगर भारत मेड इन इंडिया सस्ती और प्रभावी वैक्सीन पर काम न करता, बड़े स्केल पर प्रोडक्शन न करता, तो दुनिया के अनेक देशों की स्थिति क्या होती। भारत जब अपने नागरिकों को गरीबी से बाहर निकालता है तो दुनिया से गरीबी कम होती है। भारत में जब गरीब को हाउसिंग, सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फ्री हेल्थ केयर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऐसी जब अनेक सुविधाएं मिलती हैं तो इससे दुनिया के अनेक देशों को एक नया विश्वास मिलता है। इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमारे लक्ष्य मजबूत होते हैं। भारत के हर घर में लगा हर एलईडी बल्ब, भारत में लग रहा हर सोलर पैनल जितना एमिशन बचाता है, वो क्लाइमेट एक्शन के संकल्प को और अधिक मजबूत करता है। साथियों, स्टीरियोटाइप्स और साइलोस को तोड़कर जो सक्सेस मिलती है, वो देश को नई ऊंचाई पर ले जाती है। आपको याद होगा जब मैंने डिजिटल इंडिया की बात की थी तो कुछ लोग कई तरह के सवाल उठाते थे। हिंदुस्तान में डिजिटल न जाने ऐसे सवाल पूछते थे। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं दोस्तों,
5-6 साल पहले हम पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन के मामले में दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में से एक थे। ये मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, 5-6 साल पहले। लेकिन आज स्थिति एकदम से बदल गई है। अनेक बड़े देश मिलकर जितना पर कैपिटा मोबाइल डेटा कंज्यूम करते हैं, उससे ज्यादा हम भारत में करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो भी नया यूजर जुड़ रहा है वो शहरों से नहीं है, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले भारत के छोटे छोटे गांव है दोस्तों। इसने भारत के गांव और गरीब को तो एम्पावर किया ही है, बहुत बड़े डिजिटल मार्केट का गेट खोल दिया है। और यही तो है नए भारत की रियल स्टोरी। देश का मिजाज कैसे बदलता है, इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। यह हमारी आजादी का 75वां साल है। लगभग 75 महीने पहले, 75 मंथ्स पहले की बात मैं कर रहा हूं, हमने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। तब स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में दुनिया में भारत की कोई गिनती ही नहीं थी, नाम कहीं उल्लेख ही नहीं होता था। आज हम यूनिकॉर्न्स के मामले में दुनिया में नंबर 3 पर खड़े हैं। आज स्टार्टअप्स के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम हिंदुस्तान है। 2 साल पहले जब दुनिया कोविड से जूझ रही थी, मौत कब आकर के धमकेगी, परिवार में कौन मुसीबत में फंस जाएगा, बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, उस समय संकट के बादल घिरे हुए थे, चिंताएं चारों तरफ फैली हुई थी। उस समय भारत का नौजवान, उस स्थिति को याद कीजिए दोस्तों। भारत का नौजवान करीब करीब हर महीने एक यूनिकॉर्न बना रहा था। दो 2021 में तो ये स्पीड और बढ़ गई और 8-10 दिन में ही वो यूनिकॉर्न बनाने लग गया। और इस साल के शुरुआती 2022 के शुरुआती 3 महीने में तो हर हफ्ते एक यूनिकॉर्न भारत में तैयार हुआ। साथियों, भारत की ताकत, और ये बात दुनिया भी धीरे धीरे समझने लगी है। भारत की ताकत जब बढ़ती है तो साथियों, मेरे शब्दों में विश्वास करिए, दुनिया की ताकत भी बढ़ती है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इस भूमिका में भारत ने मुश्किल समय में पूरी दुनिया का साथ दिया है। दुनिया के अनेक देशों को दवाइयां भेजी हैं ताकि हम संकट के समय मानवता के इस काम में पीछे न रह जाएं, दुनिया को संकट के समय मदद करें, ये सपना लेकर के काम करते रहे। भारत जब फूड ग्रेन्स के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है
तो दुनिया को भूखमरी से बचाने के लिए खुले दिल से ऑफर कर रहा है। आईटी के मामले में भारत की ताकत बढ़ी तो इस सदी के बड़े संकटों के दौरान भारत ने दुनिया की मदद की। आज भारत एक बड़ी डिजिटल ग्लोबल पावर है, लेकिन इसको भी हमने अपने तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि दुनिया के साथ हम शेयर कर रहे हैं। भारत के पास स्केल और स्पीड के साथ साथ शेयर एंड केयर की वैल्यू भी है। इसलिए ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए भारत की कैपेसिटी में इन्वेस्ट करना वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी भलाई का काम है, दुनिया के हित में है। भारत की आत्मनिर्भरता में एक सशक्त ग्लोबल सप्लाई चेन का भविष्य जुड़ा है। वैश्विक सप्लाई चेन्स में भारत एक ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर बन रहा है। साथियों, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भारत और डेनमार्क की साझेदारी बहुत अहम है। विशेष रूप से क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हमारी चिंताएं भी और हमारे संकल्प भी साझा है। क्लाइमेट को जो नुकसान हुआ है उसमें भारत की भूमिका बहुत नगण्य है। दुनिया को तबाह करने में हिंदुस्तानियों की कोई भूमिका नहीं। हम तो वो लोग हैं जो पौधे में भी परमात्मा देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नदी को मां मानते हैं। थैंक यू एक्सेलेंसी। इतने व्यस्त समय में भी प्रधानमंत्री जी का यहाँ आकर के बैठना, हम सबसे बात करना, ये आप लोगों के प्रति उनका कितना प्यार है उसका ये उदाहरण है। साथियों, मैं आपसे जो बता रहा था कि हम जो भी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं उससे दुनिया लाभान्वित होती है, लेकिन दुनिया की भलाई के देखते हुए भारत ने वर्ष 2070 तक, जैसा मैंने कहा, हमने दुनिया में इस प्लेनेट को, इस पृथ्वी को बर्बाद करने में हिंदुस्तानियों का कोई रोल नहीं है, हिंदुस्तान का कोई रोल नहीं है। उसके बावजूद भी भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो का संकल्प लिया है। भारत दुनिया के उन चंद देशों में है जो इस दिशा में किए गए अपने कमिटमेंट को समय से पहले पूरा कर रहा है। नॉन फोसिल सोर्सेज से 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का जो लक्ष्य हमने रखा था,
और लक्ष्य में हमारा डेडलाइन था 2030। अभी तो 2030 काफी दूर है, लेकिन उस काम को हमने 9 साल पहले ही पूरा कर लिया जी। भारत में आज हम बहुत सस्ती सोलर एनर्जी पैदा कर रहे हैं। उसकी पर यूनिट कीमत सिर्फ 2.5 रुपये है, यानी 3 यूरो सेंट से कम भी कम। 1 यूनिट बिजली 3 यूरो सेंट से भी कम। और हमारी कोशिश है कि उसको हम 2.5 रुपये से और नीचे ला करके 2 रुपये तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथियों, हमें यह भी मानना होगा कि वैश्विक क्लाइमेट एक्शन अभी तो कहीं सफल होता नजर नहीं आ रहा है। दुनिया जहां थी वहीं ठहरी हुई है। इक्के दुक्के अपवाद कुछ कर पाते होंगे, लेकिन हम कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम क्लाइमेट एक्शन को सरकारों की, मल्टीलेटरल संस्थाओं की जिम्मेदारी के रूप में देखते रहे हैं। जब तक सोसाइटी इससे जुड़ा महसूस नहीं करेगी, मोदी मोदी करने से नहीं होता है। ये इसलिए हो रहा है कि हर हिंदुस्तानी वचनबद्ध होकर के, संकल्पबद्ध होकर के खुद से जो हो सकता है करता है। और जब हर व्यक्ति इसे खुद का दायित्व मानता है तो लक्ष्य से हम कभी दूर नहीं रहते दोस्तों। और आज हिंदुस्तान इसलिए कर पा रहा है। इस समस्या के समाधान में विश्व के अनेक विचार चल रहे हैं, अनेक योजनाएं चल रही हैं, अनेक एनजीओ भी अपनी दुनिया चला रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है। लेकिन हाँ, भारत ने एक नया विचार रखा है, आग्रह किया है। और मैंने ग्लासगो जब आया था तो मैंने एक शब्द में उस बात को वर्णित किया था, और मैंने कहा था हमें लाइफ पर फोकस करना है। लाइफ, LIFE। और जब मैं लाइफ बोलता हूं तो मेरा कहने का तात्पर्य होता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट को प्रमोट करने का आज समय की सबसे बड़ी मांग है। कंजम्पशन ओरिएंटेड अप्रोच, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यूज एंड थ्रो वाला माइंडसेट प्लेनेट के लिए नकारात्मक है। हम कितना यूज करते हैं ये पॉकेट की साइज से नहीं बल्कि जरूरत से तय हो। हम जरूरत से ज्यादा जो भी यूज कर रहे हैं उससे दुनिया में कोई न कोई वंचित हो रहा है। उससे दुनिया के किसी कोने में नेचर को एक्सप्लॉइट करने का दबाव बढ़ रहा है। इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें अपनी फैमिलीज में जागृत करते रहना होगा और हर भारतीय को दुनिया में जहां जाए वहां इन हमारे संस्कारों को प्रकट करते ही रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि डेनमार्क और भारत साथ मिलकर विश्व की कई समस्याओं के लिए इनोवेटिव समाधान तलाश सकते हैं। ऐसे समय में
जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब हमारी ये साझेदारी और अहम है। डेनमार्क भारत के व्हाइट रिवॉल्यूशन में हमारे साथ था। अब हमारे ग्रीन फ्यूचर में हमारा मजबूत साझेदार बन रहा है। हमारे बीच इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन, वेस्ट टू वेल्थ, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, ग्रीन शिपिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सहयोग की अनंत संभावनाएं हैं। जैसा मैंने पहले कहा, आज भारत सोलर और विंड एनर्जी का दायरा बढ़ाने के लिए व्यापक काम कर रहा है। बायोफ्यूल से हमारे किसानों की आय बढ़ाने और हाइड्रोकार्बन पर निर्भरता कम करने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। डेनमार्क की कंपनियों के पास इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय एक्सपीरियंस भी है। इसलिए भारत में डेनिश इन्वेस्टमेंट के बहुत बड़े अवसर है। आप में से कई लोग डेनमार्क की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। आप अपने डेनिश मित्रों को, अपने कलीग को भारत में मौजूदा अवसरों के बारे में जरूर बताएं। बताएंगे ना? ऐसा ना हो कि मोदी जी ने हमको तो परोस दिया लेकिन हम किसी को परोसेंगे नहीं। साथियों, यहां कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में विश्व प्रतिष्ठित नील बोर इंस्टीट्यूट है। आप सभी नील बोर के बारे में अवश्य जानते होंगे। फंडामेंटल फिजिक्स के इतिहास में वे सबसे इलस्ट्रियस व्यक्तियों में से एक है। उनकी इंटेलेक्चुअल उपलब्धियों के अलावा नील बोर इसलिए भी सम्मानित है क्योंकि उन्होंने अपने समय में कई टॉप साइंटिस्ट का जीवन बचाया था। लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि नील बोर को जब खुद इंटेलेक्चुअल शरण की आवश्यकता होती थी तो वे भारत के स्क्रिप्चर्स की तरफ जाते थे। उनका यह वाक्य बहुत प्रसिद्ध है और वो कई बार उसका उल्लेख करते थे। आई गो टू द उपनिषद टू आस्क क्वेश्चंस। आज नम्रतापूर्वक लेकिन बड़े विश्वास के साथ हम अपने डेनिश दोस्तों को यह कहना चाहते हैं, कम टू इंडिया to jointly find answers to the problems of the planet. साथियों, जब मैं आपके बीच में आया हूं और मेरे ये डेनमार्क की पहली विजिट है, तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? सचमुच में? अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो? मानेंगे लेकिन अगर करेंगे नहीं तो? पक्का करेंगे? कितने लोग हैं जो वादा पूरा करेंगे? ये आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आजादी के 75 साल है। इस अमृत महोत्सव से शुरू करना है। कौन मानते हैं?
अगर आप मानने वाले हैं तो मैं बताऊं, मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे आवाज कम हो रही है आपको लग रहा है कि कोई मुसीबत आ रही है। ऐसा ही हो रहा है ना। मैं दुनिया में हमारे जितने देशवासी रहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में कह रहते हो, उनसे मेरा एक आग्रह है, आप अपनी आवाज जरा कम करो, आपकी आवाज कम करो। अब सबने देख लिया आप कहां बैठी हो। मुझे कोई बहुत बड़ा गंभीर बात बताने वाला नहीं, बस सामान्य बात है, बहुत छोटी। करेंगे? पक्का करेंगे? वादा निभाएंगे? देखिए, भारत इतना महान देश है, भारत के प्रति हम लोग इतना गर्व करते हैं। आप कम से कम हर वर्ष 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन नहीं, 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। अभी से टारगेट कीजिएगा, हाँ इन 5 को तो मुझे हिंदुस्तान देखने के लिए भेजना है, और फिर उसको समझाइए, देखिए हमारे यहां दक्षिण में ये है, तमिलनाडु में ये है, ओडिशा में ये है, बंगाल में ये है, जाइए। आपको कल्पना है दोस्तों, आप दुनिया की कितनी बड़ी ताकत बन जाओगे। फिर ऐसा मत करना कि वहां डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, रोना धोना करने वालों का काम नहीं है जी। एक जमाना था जब हवाई यात्राएं नहीं थी, मेरा देश ऐसा था कि दुनिया के लोग हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करके मेरा देश देखने के लिए। हमें ये फिर से ये वातावरण बनाना है। और आप देखिए, देखते ही देखते दुनिया के लिए एक ही डेस्टिनेशन बन जाएगा, चलो इंडिया। और ये काम एम्बेसी का नहीं है, ये काम राजदूतों का नहीं है, ये काम आप जैसे राष्ट्रदूतों का है। राजदूत तो एक होता है, राष्ट्रदूत लाखों की तादाद में होते हैं। तो करेंगे? अब कुछ आवाज में दम है। चलिए दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबसे मिलने का मौका मिल गया, और आप लोगों का उत्साह, उमंग पूरे हिंदुस्तान में खबर पहुंच गई होगी। आप भी तो वहीं से लाइव करते होंगे शायद बैठे बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे।